हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत की भूआकृतिक विशेषताओं या जो फिजियोग्राफिक जो फीचर्स थे उनमें हम लोगों ने देखा था हिमालय पर्वत देख लिया हम लोगों ने, फिर गंगा के और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी हम लोगों ने देख लिया। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कि प्रायद्वीपीय भारत किस प्रकार की विशेषताएं इसकी और क्या इसका भूआकृतिक स्वरूप क्या है, तो उस विषय पर डिस्कस करेंगे। चलिए इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि प्रायद्वीपीय भारत है कहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये लगभग त्रिभुजाकार आकार में है। इसका जो आधार है वो उत्तर की तरफ है और जो शीर्ष है वो दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। और इस पर इस ये जो है ये प्राचीनतम चट्टानों से बना हुआ है। और इस पर हम लोगों ने देखा था, जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा था भारत का, तो उसमें देखा था कि आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, कुडप्पा क्रम की हैं, विंध्य क्रम की चट्टाने हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं। तो ये एक तरह से प्राचीन भूखंड है और ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ठीक है, ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। और इसका विस्तार ये त्रिभुजाकार आकार में है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है, अर्थात यहां से लेकर यहां इसकी जो लय से है उत्तर से दक्षिण, ये 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। और जो पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी लंबाई चौड़ाई है, ये लगभग 1400 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसकी 1400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, इस विषय में डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो माना जाता है ना कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये इस स्वरूप में पहले नहीं था। ठीक है, पहले एक उच्च भूमि के रूप में था, ये उच्च भूखंड के रूप में था। लेकिन अनाच्छादन की प्रक्रियाओं ने इसको क्या कर दिया, वर्तमान स्वरूप प्रदान कर दिया। अनाच्छादन में क्या होता है कि अपर्दन और अपक्षय, ये दो क्रियाएं होती हैं। अपर्दन में क्या होता है, किसी बहिर्जात कारक जैसे बहता हुआ जल है, पवने हैं, हिमनद है, सागरी धाराएं, तरंगे हैं, वो क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों को ले जाती हैं, काटती छाटती रहती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों को परिवहन करके निक्षेपित करती रहती हैं। तो अपर्दन और अपक्षय में क्या होता है कि बिना किसी बाह्य कारण के ही चट्टाने अपने स्थान पे ही टूटती फूटती रहती हैं या विदीर्ण होती रहती हैं या डिकम्पोजिशन होता रहता है, तो उसको बोला जाता है अपक्षय। तो क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पिज्जा है, पिज्जा का जो बेस होता है, अब उस पे विभिन्न प्रकार की इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे हम लोग और फिर उसको बेक कर देंगे, तो देखेंगे कि ऊपर पिज्जा का जो बेस है ना वो तो बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, प्लेन है। लेकिन इस पे क्या होता है कि जब हम विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, मान लीजिए कॉर्न डाल दिया, कैप्सिकम डाल दिया, चीज डाल दिया, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चिकन डाल दिए, मटन डालें, तो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से हो जाता है थोड़ा। ठीक है, इस तरह से। तो इसी प्रकार का है जो प्रायद्वीपीय भारत था, ये बिल्कुल एक उच्च भूभाग था इस तरह से। अब इस पे क्या किया गया कि बहिर्जात शक्तियों ने और अपक्षय की क्रियाओं ने इसको काटना छाटना शुरू कर दिया है। तो ये जो है इस तरह से अपने स्वरूप में आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इस तरह से एक स्वरूप में आ गया अपने। अब इसका क्या है, ये यही बताया जा रहा है कि इस तरह से जो प्रायद्वीपीय भारत था अपने मूल स्वरूप में तो एक उच्च भूभाग था, लेकिन अनाच्छादन की प्रक्रियाओं ने इसको वर्तमान स्वरूप में ला खड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वास्तव में पठार पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, आप पढ़ते होंगे ये पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, या जितने प्रकार के पठार हैं। जो पहाड़ियां हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्यन की पहाड़ियां। ठीक है, ये अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है मूल रूप से। कुछ पर्वत हैं जैसे अरावली अंतर्जात बल का है, सतपुड़ा अंतर्जात बल का है, ठीक है, विंध्यन अंतर्जात बल का है। लेकिन बाकी जैसे हैं ये अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं। अंतर्जात बल मतलब जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो भूपटल है ना, ये पृथ्वी की जो परपटी है या बाहरी परत है, इस पर जितनी भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है
ये दो बलों का परिणाम होती है। पहला अंतर्जात बल जिसको बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो पृथ्वी के अंदर से आती हैं, और एक होता है बहिर्जात बल जिसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो वायुमंडल से आती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत पर जितनी पहाड़ियां, पठार या जो मैदान है, ये वास्तव में अंतर्जात बलों का इतना ज्यादा इन पे प्रभाव नहीं है, बल्कि ये बहिर्जात बलों से, जैसे बहता हुआ जल है, प्रवाहित पवने हैं, हिमनद है, उनके कारण इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में एक छोटा सा हम लोगों ने ब्रीफिंग कर ली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये विभिन्न प्रकार के सेगमेंट्स में बटा हुआ है, अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। अब ये दक्कन का पठार क्या है, आप सुनेंगे ना तो जैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन आ जाता है, दक्षिण का पठार। अगर लिखा है दक्षिण का पठार, तो डेफिनेटली हमको पूरा किसको डिस्क्राइब करना है, पूरे प्रायद्वीपीय भारत को डिस्क्राइब करना है। अगर आता है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, तो पूरा इसके उच्चावच का हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाता है दक्कन का पठार, जब दक्कन का पठार लिखा हुआ आ जाए, तो वहां पे समझ लीजिए कि वहां पे हम लोग बिल्कुल सर्टिफाइड एरिया को ही डिस्कस करेंगे। सर्टिफाइड एरिया का मतलब क्या है, कि कुछ निश्चित क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझ लेना है कि अगर लिखा हुआ ये आता है कि दक्षिण के पठार की चर्चा कीजिए या दक्षिण के पठार के बारे में बताइए, तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताना है। लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाता है दक्कन का पठार, तो दक्कन का जब पठार आ जाएगा, तो वहां पे हमको पूरे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में नहीं बात करनी है, कुछ सर्टेन एरियाज हैं उनके बारे में बात करना है, कुछ सर्टेन क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करना है। और वो सर्टेन क्षेत्र क्या हैं, इन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सर्टेन क्षेत्र कौन है और दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ना क्रिटेशियस युग में। ठीक है, जब हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे इस पर डिस्कस कर लेंगे, बस इतना जान लीजिए क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था। दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप, दरारी उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी का उद्भेदन दो प्रकार से होता है, एक केंद्रीय उद्भेदन होता है और एक दरारी उद्भेदन होता है। तो दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप बेसाल्टिक लावा का, यानी कि ऐसा लावा मैग्मा जो बेसाल्ट का था, ठीक है, यानी कि उसमें सिलिका की मात्रा कम है और वो क्षारीय है, ठीक है, का इसका प्रवाह हुआ, और इसी के फलस्वरूप लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इस पठार का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले इसका विस्तार देखेंगे कि महाराष्ट्र में है। इसका विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर देखेंगे कि जो गुजरात का गुजरात का ये वाला भाग है, यहां पर इसका विस्तार है। फिर देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग, यानी कि ये वाला क्षेत्र है, इसमें इसका विस्तार हो गया। ये पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र था, इस पे तो विस्तार हुआ ही है। साथ में गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ है, ये दक्षिणी गुजरात वाले क्षेत्र में भी इसका हुआ है, ये मालवा वाला क्षेत्र है, और ये दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र, इसमें भी इसका हुआ है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसका विस्तार थोड़ा सा इधर की तरफ भी हुआ है, पूरब की तरफ भी हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, और तमिलनाडु में भी इसका विस्तार देखा जाता है। तो इस रूप में देखेंगे कि दक्कन के पठार का जो विस्तार है, ये एक व्यापक क्षेत्र में इसका विस्तार देखा गया। ठीक है, और कहाँ कहाँ देखा गया, देखिए इस मैप में देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा कि पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है। फिर देखेंगे कि थोड़ा सा ये क्षेत्र जो है महानदी तक चला गया है। ठीक है, महानदी का मतलब उड़ीसा तक चला गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी चला गया है। फिर तेलंगाना का भी क्षेत्र ये आ गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक का क्षेत्र, और थोड़ा सा क्षेत्र इसका तमिलनाडु में पड़ता है। तो पहले जान लीजिए कि दक्कन के पठार का कहाँ कहाँ विस्तार है। इसका विस्तार हम लोगों ने देख लिया कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए, अब इसका महत्व क्या है कि देखिए ये क्या है ना, कि दक्कन का पठार जो है, ये बेसाल्टी लावा के प्रवाह के फलस्वरूप बना है। ठीक है, और इसमें ये खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत संपन्न है। तो इसलिए इसका क्या है कि अब धीरे धीरे जब इसका डिकम्पोजिशन हो गया इस लावा का, तो अब ये काली मृदा के रूप में क्या हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। और हम लोग जानते हैं कि भारत की जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, उसमें काली मृदा भी एक महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मृदा तो है ही, साथ में काली मृदा भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो महत्व क्या है कि ये जो बेसाल्टी लावा थी, धीरे धीरे समय के साथ साथ इसका डिकम्पोजिशन हो गया, तो ये क्या हो गई कि काली मृदा के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसको हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं और जिसको हम लोग कपास मृदा भी कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या है,
उपजाऊ है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में जब मृदा पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ पे उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कौन कौन से उपविभाजन है, दक्कन के पठार का उपविभाजन क्या क्या किया गया है इस विषय पे। तो देखिए, एक है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी है, दूसरा है महाराष्ट्र का पठार। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, ये सतपुड़ा श्रेणी है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में तापी नदी है, ठीक है। ये सतपुड़ा श्रेणी है। तो सतपुड़ा श्रेणी क्या है ना कि एक प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। लेकिन अब क्या हो गई है कि ये एक घर्षित पर्वत के रूप में, इसको बहिर्जात शक्तियों ने यानी कि नदियों ने और पवनों ने इसका अपरदन कर दिया है। तो अब इसकी ऊंचाई बहुत कम रह गई है और अब इसको घर्षित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है और ये एक भ्रंश पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। किसको? सतपुड़ा श्रेणी को। क्यों भ्रंश पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, इस सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में, इधर देखेंगे कि सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में ये नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है और इसके दक्षिण में ये तापी नदी की भ्रंश घाटी है। तो दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में ये सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। तो सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिमी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? महादेव श्रेणी बोलते हैं और पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? मैकाल श्रेणी बोलते हैं। तो ये सतपुड़ा श्रेणी है। तो ये जान लीजिए कि एक प्राचीन वलित पर्वत है, लेकिन आज के समय में इसको भ्रंश पर्वत और घर्षित पर्वत, रिलिक्ट माउंटेन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है महाराष्ट्र का पठार। ये महाराष्ट्र का जो पठार है ना, देखिए ये पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है और ये मुख्यतः किससे बना हुआ है? ये काली मृदा से बना हुआ है या बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, जो आज के समय में विदीर्ण होकर या डिकम्पोज होकर काली मृदा के रूप में जानी जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे महानदी बेसिन। तो अभी हम लोग देखा था कि जो ये दक्कन प्लेटू था, इस मैप में देखेंगे तो दक्कन प्लेटू था, देखिए इसका क्या है कि महानदी है ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती है। तो ये यहाँ तक इसका विस्तार था। तो ये क्या है? महानदी बेसिन, यानी कि इसका जो पर्वतीय भाग महानदी का है उसमें भी इसका विस्तार देखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे उड़ीसा उच्च भूमि, उड़ीसा उच्च भूमि। तो जाहिर सी बात है कि महानदी बेसिन है तो उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी क्या है, उड़ीसा के जो उच्च भूमि है उसमें भी इसका प्रवाह देखा गया है, ठीक है। दंडकारण्य, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है तो इसमें भी क्या है, इसमें भी इसका देखा गया है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी इसका क्या है, विस्तार देखा गया है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी इसका है। तो छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य पठार है वहां पर भी हम लोग इसको देखेंगे। फिर है तेलंगाना का पठार। तब हम लोग डिस्कस किया था कि इस तेलंगाना के क्षेत्र में भी क्या है, इस लावा का प्रवाह हुआ था, तो वहां पे भी क्या है, तेलंगाना पठार का निर्माण भी इसी लावा प्रवाह के फलस्वरूप हुआ था। फिर है कर्नाटक का पठार, ठीक है। कर्नाटक के पठार की अगर बारे में डिस्कस करेंगे तो ये कर्नाटक का जो पठार है वो एक व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। अब ये मैसूर में भी फैला हुआ है, मैसूर का पठार भी कहीं कहीं बोल लिया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं इसको क्या बोला जाता है, ये कर्नाटक का पठार, ठीक है, ये कर्नाटक का पठार। तो ये कर्नाटक का पठार जो क्षेत्र है इसमें भी इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। फिर तमिलनाडु का पठार है, ठीक है। अब इसका विस्तार कहाँ होगा? जाहिर सी बात है कि ये तमिलनाडु में होगा। तो ये कर्नाटक पठार के दक्षिणी भाग में जो है ये तमिलनाडु का पठार है, तो यहाँ पर भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो बस इतना जानना है कि अगर दक्कन पठार के बारे में हमसे डिस्कस करता है तो दक्कन के पठार के बारे में हम लोगों को इन इन श्रेणियों के बारे में या पठारों के बारे में चर्चा करनी है। तो ये दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। अब ये देख लिया हम लोग दक्कन का पठार कहाँ कहाँ है, ठीक है। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देख लिया कहाँ कहाँ है। अब देखिए, इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसमें कुछ उच्च भूमियां हैं। उच्च भूमियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला है अरावली श्रेणी। कौन कौन अरावली श्रेणी कहाँ है? तो इस मैप में देखेंगे तो आपको अरावली श्रेणी साफ दिखाई पड़ेगी कि अरावली श्रेणी कहाँ है। ये जो अरावली श्रेणी है इधर से, ठीक है, अरावली श्रेणी है। और अरावली श्रेणी कहाँ से शुरू होती है? ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग या गुजरात की सीमा से शुरू होती है और ये राजस्थान में होते हुए, हरियाणा में होते हुए दिल्ली तक आ जाती है। और ये प्राचीन काल में कहाँ थी? शिवालिक तक श्रेणी थी इसका विस्तार। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो पश्चिम उत्तर पूर्वी भाग था ये घर्षित हो गया है। तो दिल्ली के आसपास, और खास करके आप देखेंगे ना कि जो दिल्ली में जैनू वाला क्षेत्र है, या जो हम लोग राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल कहते हैं, रायसीना हिल इसलिए कहते हैं कि वो इसी अरावली पर्वत श्रेणी पे स्थित है, ठीक है, थोड़ी सी ऊंचा भाग है। तो ये यहाँ शुरू होती है और ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, ये इस तरह से विस्तृत है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी है ना, ये प्री कैम्ब्रियन युग में एक वलित पर्वत के रूप में अरावली पर्वत रहा है
और जिसकी लंबाई बहुत अधिक रही है। अरावली पर्वत सिर्फ यहीं तक हमको वर्तमान समय में दिखाई पड़ती है, लेकिन यही अरावली पर्वत अपने मूल स्वरूप में जब थी, तो ये यहाँ से लेकर इस तरह से, और जो ये देखते हैं लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है, ये लक्षद्वीप भी क्या है, बेसिकली अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तृत भाग है, लेकिन ये क्या हो गया, समुद्र के नीचे सबमर्ज हो गया है। और ये जो लक्षद्वीप का हम लोग मूंगा चट्टान देखते हैं या मूंगा द्वीप देखते हैं, जिसको प्रवाल द्वीप बोलते हैं, तो इसी अरावली पर्वत की क्या है, जो सबमर्ज जमीन समुद्र में डूब गया था, ठीक है, निमज्जन हो गया था, तो उसपे क्या किया, प्रवालों ने अपना घरौंदा बना लिया, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी क्या हो गई, यहाँ पे समर्थ श्रेणी के रूप में है। और इसी के कुछ चोटियां जो है बाहर निकली हुई है, जिसपे मूंगों ने अपना जो है घरौंदा बनाया हुआ है, तो ये प्रवाल द्वीप के रूप में क्या हो गया, लक्षद्वीप का। तो अरावली पर्वत श्रेणी अपने मूल स्वरूप में यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तृत थी, लेकिन आज इसके दक्षिणी भाग क्या है, ये जल में डूब गया है, तो इसका दक्षिणी भाग को हमको नहीं, अरावली पर्वत श्रेणी किसका भाग है, ये यहाँ पर स्थित है, और ये इस तरह से विस्तृत है। इसकी जो दक्षिणी सीमा में सिरोही जिले में राजस्थान की इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू जो है, ठीक है, गुरु शिखर उसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बाद मालवा का पठार। ये मालवा का पठार अगर देखेंगे, तो यहाँ पर ये मालवा का पठार है, यानी कि मालवा का पठार कहाँ है, अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच में यहाँ पर क्या है, मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच में यहाँ पे क्या है, मालवा का पठार स्थित है। तो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, मेडवल हिस्ट्री में, तो मालवा का पठार की पूरी कहानी ये है, ठीक है। तो मालवा का पठार है, ये भी किससे बना हुआ है, ये भी लावा से बना हुआ है, काली मृदा का क्षेत्र है। आज के समय में चंबल नदी जब इस पर प्रवाहित होती है, तो उसके अपरदन के फलस्वरूप ये बीहड़ या बैडलैंड टोपोग्राफी, जिसको उत्खाट भूमि बोलते हैं, उसमें परिवर्तित हो चुका है। तो ये स्थिति इसकी मालवा का पठार है, ठीक है, ये भी एक प्राचीन पठार है, ठीक है। फिर इसके बाद है विंध्यन श्रेणी, ये सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। अब देखते हैं हम लोग विंध्यन श्रेणी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये विंध्यन श्रेणी कहाँ है, ये विंध्यन श्रेणी इस तरह से फैली हुई है। ये गुजरात से या कहा जाए कि राजस्थान से ये शुरू होती है, और ये बिहार के सासाराम तक चली जाती है, ठीक है। ये विंध्यन श्रेणी इस तरह से फैली हुई है। तो विंध्यन श्रेणी क्या है ना, कि एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी भी क्या है, एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, लेकिन अब इसको भ्रंश पर्वत के रूप में जाना जाता है या घर्षित पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए कि अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये तीनों क्या हैं, ये प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, जिनमें सबसे प्राचीन कौन है, अरावली पर्वत श्रेणी। विंध्यन श्रेणी क्या हो गया कि इसके दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है, ठीक है, दक्षिण में क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी है, जिस कारण से विंध्यन को भी भ्रंश पर्वत और सतपुड़ा दोनों को भ्रंश पर्वत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है। और हम लोग जब भारत का भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने विंध्यन क्रम की चट्टानों का अध्ययन किया था। तो हम लोगों ने कहा था कि पहली बार जीवाश्म का जो हमको सैंपल मिलता है या हमको साक्ष्य मिलता है, वो विंध्यन पर्वत श्रेणी के रूप में ही या इसी भूगर्भिक संरचना वाली चट्टानों में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये विंध्यन क्रम की पर्वत श्रेणियां हैं। अब विंध्यन पर्वत की क्रम की पर्वत श्रेणी में क्या है, प्राचीन वलित पर्वत है, और इससे विंध्यन क्रम श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है, छिछले सागरीय भागों में अवसाद जो जमे, उसमें खास करके जो मोलास्क या घोंघा प्रकार के जीव थे, जो अपने क्या होते हैं, अकशेरुकी जीव होते हैं, और वो अपने शरीर के चारों ओर क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की खोल बनाते हैं, जैसे सीपी है, घोंघा है, ठीक है, शंख है। वही धीरे धीरे क्या हो गया, जब यहाँ पर सबमर्ज हो गए, डूब गए, तो उन्हीं के खोल के टूटने फूटने से क्या हुआ, इनका वलन हुआ धीरे धीरे, और वलित होकर ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है। बुंदेलखंड पठार कहाँ है, तो देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड दो क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि बुंदेलखंड और बघेलखंड कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का है, और इसी के पूरब में बघेलखंड का है, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड क्या है, एक प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है बुंदेलखंड का। और बहुत प्राचीन काल में यहाँ पे लावा के प्रवाह के फलस्वरूप इस बुंदेलखंड का निर्माण हुआ है, जिसको जेजाज भुक्ति भी बोलते हैं हम लोग इतिहास में इसको, ठीक है। तो ये प्राचीन पठार है, बहुत प्राचीन पठार है बुंदेलखंड। और खास करके देखते होंगे उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश के कुछ जिले, जैसे उत्तर प्रदेश का ललितपुर है, जालौन है, महोबा है, ठीक है, ये क्षेत्र हो गए, हमीरपुर हो गए। और इधर जो
क्या बोलते हैं इसका, मध्य प्रदेश का जो पन्ना है, ठीक है, और भिंड है, मुरैना है, ये सब जिले मिलकर क्या है, बुंदेलखंड का निर्माण करते हैं। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। इसके पूरब में ये बघेलखंड का क्षेत्र है, जो मुख्यतः कहाँ है, रीवा सतना वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, वो क्या है, बघेलखंड वाला क्षेत्र है। तो ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार, इन दोनों को देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो देखिए, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, ये मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ क्षेत्रीय विस्तार जो बिहार के दक्षिणी भाग में भी है, थोड़ा सा इसका पश्चिम बंगाल का जो दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है पुरुलिया, वहां तक है, और थोड़ा सा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। जो राउरकेला वाला क्षेत्र है, केवंझर मयूरभंज वाला क्षेत्र है, वहां पे भी इसका विस्तार है। तो छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार हो गया। और जो मेघालय पठार है, ये मेघालय राज्य में, जिसको हम लोग शिलांग पठार के रूप में भी जानते हैं, तो ये भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में देखा जाए या भूगर्भिक संरचना के रूप में देखा जाए, तो ये जो शिलांग का पठार है ना, या मेघालय पठार, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि ये मालदा गैप बन गया, उसके कारण ये मुख्य प्रायद्वीप से क्या हो गया, या प्रायद्वीपीय भारत से क्या हो गया, अलग हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे रेंगमा है, बराइल है, मिकिर रेंज है, ये भी किसका भाग है, इसी शिलांग पठार का ही भाग है। और शिलांग पठार किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय भारत का है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका भाग है, ये भारत का भाग, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। लेकिन यहाँ पर मालदा गैप बन गया, और इस कारण से ये मुख्य प्रायद्वीप से क्या हो गया, अलग हो गया, या प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो गया है। जबकि बीच में क्या हो गया, हुगली नदी और गंगा नदी ने अवसादों का निक्षेपण कर दिया, ब्रह्मपुत्र नदी ने, तो ये भाग क्या हो गया, मुख्य प्रायद्वीप से अलग हो गया, लेकिन भूगर्भिक रूप से ये भाग इसी का, ठीक है। तो ये हम लोग का टॉपिक था, प्रायद्वीपीय भारत का जो हम लोग एक उच्चावचीय विस्तार देख रहे थे, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में नहीं देखना हम लोग को है, बस इसको शॉर्ट में देख लेना है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक चैप्टर जो था प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये वो आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास